तो जब भी हम किसी भाषा के व्याकरण की बात करते हैं ना, तो अक्सर दिमाग में एक बहुत ही मोटी और उबाऊ सी किताब की छवि आ जाती है। हाँ, बिल्कुल कुछ ऐसा जिसे बस रटना पड़ता है। सही कहा। मतलब इंजीनियरिंग या गणित में तो फिर भी एक स्पष्टता होती है, एक तय फॉर्मूला होता है जिससे जवाब तक पहुंचा जा सकता है। लेकिन भाषा के नियम अक्सर बहुत उलझे हुए लगते हैं। ऐसा लगता है कि हर नियम के 10 अपवाद हैं। हाँ, ये एक बहुत ही आम धारणा है कि व्याकरण नीरस होता है और इसमें कोई गणितीय स्पष्टता नहीं होती। लेकिन ये बात हर भाषा पर लागू नहीं होती। और यहीं पर आज का ये डीप डाइव बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मैं सोच रही थी, क्या हो अगर व्याकरण को ही एक गणितीय सूत्र की तरह देखा जाए। ये एक बहुत ही तार्किक नजरिया है। एक ऐसा सिस्टम जहां हर शब्द, हर ध्वनि एक तय समीकरण के तहत काम करती है। बिल्कुल। और कोई भी अपवाद बिना तर्क के नहीं होता। सीखने वालों के लिए बता दूं कि आज के इस गहन अध्ययन में हम संस्कृत व्याकरण को ठीक इसी नजरिए से परखेंगे। हमारे पास आज 50 सबसे महत्वपूर्ण मूलभूत बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। जी, और ये 50 प्रश्न इस गणितीय भाषा के रहस्य को बहुत ही तार्किक और तेज ढंग से खोलेंगे। हाँ, तो ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज की ये चर्चा बिल्कुल तथ्यों और सटीकता पर केंद्रित होगी। बिल्कुल। ये एक बहुत ही तेज अभ्यास होने वाला है। सीधे उन पहेलियों पर बात होगी। मैं स्रोत में मौजूद सही विकल्प को सामने रखूंगा और उस उत्तर के पीछे का जो भी विज्ञान है उसे केवल एक पंक्ति में स्पष्ट करूंगा। एकदम रैपिड फायर की तरह। तो बिना किसी देरी के सीधे भाषा की नींव पर चलते हैं। किसी भी विशाल इमारत को खड़ा करने के लिए सबसे पहले मजबूत ईंटों की जरूरत होती है। हाँ, और उन्हें जोड़ने वाले सीमेंट की भी। बिल्कुल। तो क्या हम ध्वनियों यानी वर्णों और संधियों को इमारत की ईंटों और सीमेंट की तरह देख सकते हैं? ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। वर्ण ही भाषा का बुनियादी आधार है और उनके आपस में जुड़ने का विज्ञान ही संधि है। तो चलिए इन ईंटों का परीक्षण शुरू करते हैं। तो हमारा पहला सवाल, संस्कृत वर्णमाला में कुल कितने वर्ण माने जाते हैं? ये है विकल्प बी 50। संस्कृत वर्णमाला में प्रामाणिक रूप से 50 वर्णों को मान्यता प्राप्त है। अच्छा, अब दूसरा सवाल, अस्वर किस प्रकार का स्वर माना जाता है? विकल्प बी ह्रस्व। अ एक ह्रस्व स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में सबसे कम समय यानी एक मात्रा का समय लगता है। तो फिर ए स्वर किस श्रेणी में आएगा? यह है विकल्प बी दीर्घ। ए दीर्घ स्वर है क्योंकि इसके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है। समझ गई। अब चौथे प्रश्न पर आते हैं। क्ल और श मिलकर क्ष बनते हैं। ये किस प्रकार की संधि है? विकल्प बी व्यंजन संधि। यहाँ 2 व्यंजनों के मिल से विकार उत्पन्न हो रहा है, इसलिए ये व्यंजन संधि है। क्या बात है। अब पांचवा सवाल, रामः प्लस इति के संधि रूप का सही विकल्प कौन सा है? विकल्प बी राम इति। विसर्ग संधि के नियमानुसार यहाँ विसर्ग का लोप होकर राम इति बनता है। लेकिन क्या विसर्ग हमेशा लोप ही होता है? छठा सवाल है, गुरु प्लस अस्थि का संधि रूप क्या होगा? ये है विकल्प ए गुरुरस्थि। विसर्ग के बाद अ होने पर विसर्ग र में बदल जाता है, जिससे गुरुरस्थि बनता है। अच्छा, सातवां सवाल, तत् प्लस जनः के संधि रूप का सही विकल्प क्या है? विकल्प ए तज्जनः। त के बाद ज आने पर त भी ज में बदल जाता है, जो कि व्यंजन संधि है। ये तो एकदम गणित जैसा ही है। आठवां प्रश्न, लोकः प्लस इदम का संधि रूप क्या होगा? विकल्प ए लोको इदम। विसर्ग संधि के प्रभाव से अह और ई मिलकर ये रूप बनाते हैं और अवग्रह लगता है। हाँ, वो एस जैसा निशान। नौवां सवाल, विद्या प्लस आलयः का सही उत्तर क्या है? विकल्प ए विद्यालयः। ये दीर्घ स्वर संधि है, जहां आ और आ मिलकर आ ही रहते हैं। और 10वां सवाल, देवः प्लस आलयः का संधि रूप क्या होगा? विकल्प बी देवालयः। यहाँ विसर्ग के स्थान पर दीर्घ संधि का नियम लागू होकर देवालयः सिद्ध होता है। तो ईंटें और सीमेंट तो समझ आ गए। अब शब्दों के स्वरूप पर आते हैं। जी, उनका लिंग, वचन और वाक्यों में उनका स्थान। हाँ, लिंग और वचन किसी भी शब्द के पहचान पत्र की तरह है। 11वां सवाल, रामः शब्द का लिंग क्या है? विकल्प बी पुल्लिंग। रामा एक पुरुष जाति का बोध कराता है, अतः ये आकारांत पुल्लिंग शब्द है। 12वां प्रश्न,
फलम शब्द किस लिंग का है? विकल्प सी नपुंसकलिंग। फलम ना तो पुल्लिंग है ना स्त्रीलिंग, ये आकारांत नपुंसकलिंग शब्द है। 13वां, नदी शब्द किस लिंग का उदाहरण है? विकल्प बी स्त्रीलिंग। नदी ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द का एक प्रमुख उदाहरण है। ठीक है। 14वां सवाल, रामम किस वचन का रूप है? विकल्प बी द्विवचन। रामः, रामौ, रामाः में रामौ दो रामों का बोध कराता है। 15वां, फलानी किस वचन का रूप है? विकल्प सी बहुवचन। फलम, फले, फलानी रूप में ये बहुवचन को दर्शाता है। अब वाक्यों की बारी। 16वां सवाल, रामः वनम गच्छति वाक्य में रामः कौन सी विभक्ति में है? विकल्प सी प्रथमा। वाक्य में कर्ता हमेशा प्रथमा विभक्ति में होता है। 17वां प्रश्न, रामः सीतायै पुष्पम ददाति इसमें सीतायै कौन सी विभक्ति है? विकल्प बी चतुर्थी। जिसे कुछ दिया जाता है यानी संप्रदान, उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। 18वां, गुरुणा शिष्यः शिक्षते में गुरुणा किस विभक्ति में है? विकल्प ए तृतीया। गुरु शब्द का तृतीया एक वचन रूप गुरुणा होता है, जो करण कारक है। 19वां सवाल, ग्रामात् आगच्छति में ग्रामात् कौन सी विभक्ति है? विकल्प बी पंचमी। जहां से अलगाव होता है, जैसे गांव से, वहां पंचमी विभक्ति होती है। और 20वां प्रश्न, गृहे वसति में गृहे किस विभक्ति का उदाहरण है? विकल्प बी सप्तमी। जो आधार होता है, जैसे घर में, उसमें सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। ये तो काफी तार्किक व्यवस्था थी। अब सर्वनाम और क्रियाओं की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, जो शब्द संज्ञा की जगह लेते हैं या उसकी विशेषता बताते हैं और जो कार्य को दर्शाते हैं। मैं सोच रही थी, क्या लकार या टेंस समय यात्रा करने वाली मशीन की तरह हैं, जो हमें वर्तमान, भूत और भविष्य में ले जाते हैं? ये टाइम मशीन वाली तुलना बिल्कुल सही है। तो 21वां सवाल, अहम शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प ए पुरुषवाचक। अहम यानी मैं उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम का रूप है। 22वां प्रश्न, कह शब्द किस प्रकार का सर्वनाम है? विकल्प बी प्रश्नवाचक। कहा यानी कौन, इसका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। 23वां सवाल, सह बालकः अस्ति वाक्य में सह क्या है? विकल्प बी सर्वनाम। यहाँ सह यानी वह, बालक संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम है। 24वां, सुंदरः बालकः में सुंदरः क्या है? विकल्प सी विशेषण। सुंदरः शब्द बालक की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये विशेषण है। 25वां सवाल, गच्छति किस धातु से बना है? विकल्प बी गम। गम यानी जाना धातु के रूप ही गच्छ में परिवर्तित होकर चलते हैं। 26वां, पठति किस धातु से बना है? विकल्प ए पठ। ये सीधे पठ यानी पढ़ना धातु का प्रथम पुरुष एक वचन रूप है। 27वां प्रश्न, रामः पठति वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है? विकल्प सी लट। पठति वर्तमान काल की क्रिया है, जिसे संस्कृत में लट लकार कहते हैं। 28वां, रामः अपठत वाक्य में कौन सा लकार है? विकल्प बी लंग। अपठत भूतकाल की क्रिया है, जो लंग लकार में आती है। 29वां सवाल, रामः पठिष्यति वाक्य में प्रयुक्त लकार क्या है? विकल्प सी लिट। पठिष्यति भविष्यकाल को दर्शाता है, जिसे लिट लकार कहा जाता है। और 30वां, गच्छतु किस लकार का रूप है? विकल्प सी लोट। आज्ञा या आदेश देने के अर्थ में लोट लकार का प्रयोग होता है। अब कारकों और समास की बात करते हैं। हाँ, जब क्रियाएं और संज्ञाएं एक साथ आती हैं तो वे कारक के माध्यम से जुड़ती हैं। और समास को देख के मुझे लगता है ये बिल्कुल कंप्यूटर की किसी जिप फाइल की तरह है। हाँ, जो अर्थ को बिना खोए शब्दों को सिकोड़ देता है। बहुत ही सटीक तुलना है। 31वां सवाल, रामः फलम खादति वाक्य में फलम कौन सा कारक है? विकल्प बी कर्म। जिस पर क्रिया का फल पड़ता है वो कर्म कारक होता है। 32वां, रामेण पत्रम लिखितम में रामेण कौन सा कारक है? विकल्प सी करण। जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो करण कारक कहलाता है। 33वां सवाल, मित्राय पुस्तकम ददाति में मित्राय कौन सा कारक है? विकल्प सी संप्रदान। जिसे कुछ दिया जाए वो संप्रदान कारक होता है। 34वां, ग्रामात् गच्छति में ग्रामात् कौन सा कारक है? विकल्प ए अपादान।
जहां से कोई वस्तु अलग हो वहां अपादान कारक माना जाता है। 35वां प्रश्न, राजपुत्रः शब्द में कौन सा समास है? विकल्प बी तत्पुरुष। राज्ञः पुत्रः में उत्तर पद प्रधान है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। 36वां सवाल, नील कमलम में कौन सा समास है? विकल्प ए कर्मधारय। यहाँ नील विशेषण और कमलम विशेष्य है जो कर्मधारय की पहचान है। 37वां, पितामह में कौन सा समास है? विकल्प बी तत्पुरुष, पिता का पिता। इस संबंध को दर्शाने के कारण ये तत्पुरुष है। 38वां प्रश्न, चतुर्मुखः में कौन सा समास है? विकल्प ए द्विगु, पहला पद संख्यावाचक यानी चतुर होने के कारण यहाँ द्विगु समास है। 39वां सवाल, राम लक्ष्मणों में कौन सा समास है? विकल्प ए द्वंद्व, जहाँ दोनों पद राम और लक्ष्मण प्रधान हो वहाँ द्वंद्व समास होता है। 40वां सवाल, महापुरुषः में कौन सा समास है? विकल्प ए कर्मधारय। महान पुरुषः में विशेषण विशेष्य संबंध होने के कारण ये कर्मधारय है। तो अब आखिरी पड़ाव, भाषा में सब कुछ तो नहीं बदलता है ना? बिल्कुल नहीं, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो किसी भी लिंग या वचन में समान रहते हैं। तो क्या अव्यय किसी बहती नदी में उन पत्थरों की तरह है जो कभी अपना आकार नहीं बदलते? हाँ, और उपसर्ग उस जलधारा की तरह हैं जो अर्थ को पूरी तरह पलट देते हैं। तो 41वां सवाल, च शब्द किस प्रकार का पद है? विकल्प बी अव्यय। च जिसका अर्थ और है उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसलिए ये अव्यय है। 42वां, अत्र शब्द किस प्रकार का अव्यय है? विकल्प ए स्थानवाचक। अत्र का अर्थ है यहाँ, जो एक स्थान को दर्शाता है। 43वां प्रश्न, शीघ्रम शब्द किस प्रकार का अव्यय है? विकल्प बी रीतिवाचक। ये क्रिया के होने के तरीके यानी जल्दी को बताता है, इसलिए रीतिवाचक है। 44वां, प्र उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? विकल्प बी आगे। प्र उपसर्ग का मुख्य अर्थ आगे या अधिकता होता है। 45वां सवाल, सम उपसर्ग का अर्थ क्या होता है? विकल्प बी साथ। सम का प्रयोग साथ या अच्छी तरह के अर्थ में किया जाता है। 46वां, न शब्द का प्रयोग किस अर्थ में होता है? विकल्प बी नहीं। न एक नकारात्मक अव्यय है जिसका अर्थ नहीं होता है। 47वां प्रश्न, एव शब्द का अर्थ क्या होता है? विकल्प बी ही। किसी बात पर जोर देने के लिए एव का प्रयोग होता है। 48वां, अपि शब्द का अर्थ क्या होता है? विकल्प बी भी। अपि एक बहुत प्रसिद्ध अव्यय है जिसका अर्थ भी होता है। 49वां सवाल, यदा और तदा का अर्थ क्या है? विकल्प ए जब और तब। ये दोनों कालवाचक अव्यय हैं जो हमेशा जोड़े में जब और तब के अर्थ में आते हैं। और आखिरी 50वां सवाल, कुतः शब्द का अर्थ क्या होता है? विकल्प बी क्यों। कुतः एक प्रश्नवाचक अव्यय है जिसका अर्थ कहां से या क्यों होता है। अरे वाह! और इसी के साथ हमारे 50 सवालों का ये तार्किक सफर पूरा हुआ। सच में ये बहुत ही ज्ञानवर्धक और त्वरित सफर था। व्याकरण को इस तेजी से देखने से एक अलग ही स्पष्टता मिलती है। हाँ, और आज हमने ये भी देखा कि संस्कृत का व्याकरण कितना गणितीय और सटीक है। बिल्कुल, हर नियम एक तय समीकरण की तरह काम करता है। और यही कारण है कि आज के दौर में कुछ भाषा वैज्ञानिक और कंप्यूटर वैज्ञानिक मानते हैं कि संस्कृत की ये तार्किक संरचना भविष्य की कोडिंग या एआई के लिए एक आदर्श ढांचा हो सकती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि हजारों साल पुरानी एक भाषा का ढांचा भविष्य की तकनीक का आधार बन सकता है। हाँ, इस बारे में सोचने वालों के लिए ये एक बहुत ही गहरा विचार है। तो इसी विचार के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं।